भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 81 बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह महिलाओं को धोखे से होने वाले शोषण से बचाती है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 81 किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास पैदा कर सहवास करना। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां एक पुरुष किसी महिला को यह झूठा विश्वास दिलाता है कि उसने उससे कानूनी रूप से शादी कर ली है और इस झूठे विश्वास के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। साधारण शब्दों में इसका मतलब है, अगर कोई पुरुष किसी महिला से यह झूठ बोलता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं, जबकि उनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है, और महिला उसके इस धोखे पर विश्वास कर लेती है और इसी विश्वास के चलते वह पुरुष उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगता है, तो यह एक अपराध है। इस अपराध के लिए सजा, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कैद कारावास हो सकती है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मुख्य बातें जो आपको समझनी चाहिए। धोखा, डिसीट। इसमें सबसे अहम बात धोखा है। पुरुष ने महिला को जानबूझकर झूठा विश्वास दिलाया हो कि वे शादीशुदा हैं। कानूनी शादी नहीं होना। महिला और पुरुष के बीच कानूनी तौर पर कोई शादी नहीं हुई होती है। शारीरिक संबंध। धोखे के कारण महिला ने उस पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों। महिलाओं की सुरक्षा। यह धारा खास तौर पर महिलाओं को ऐसे धोखेबाज पुरुषों से बचाने के लिए बनाई गई है जो शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। कड़ी सजा। इस अपराध के लिए काफी कड़ी सजा का प्रावधान है, जो यह दर्शाता है कि कानून इसे गंभीरता से लेता है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति झूठे वादे, फर्जी शादी का प्रमाण या किसी भी अन्य धोखे से महिला को यह यकीन दिलाता है कि वह उसकी कानूनी पत्नी है और फिर इस विश्वास का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। नमस्ते। चलिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 22 को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 22 पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा विवाह करना, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। यह धारा द्विविवाह, बिगमी के अपराध से संबंधित है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसकी पहला पति पत्नी अब भी जीवित है और उन्होंने तलाक नहीं लिया है, ऐसे में वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो यह अपराध है। इसे और सरल तरीके से समझें। मान लीजिए एक लड़का अजय और एक लड़की पूजा की शादी हुई है। अगर अजय पूजा से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना या पूजा की मृत्यु हुए बिना किसी दूसरी लड़की सुमन से शादी कर लेता है, तो अजय ने धाराबाजी के तहत अपराध किया है। इसी तरह अगर पूजा अजय से तलाक लिए बिना या अजय की मृत्यु हुए बिना किसी दूसरे लड़के राहुल से शादी कर लेती है, तो पूजा ने भी धारा 42 के तहत अपराध किया है। इस धारा के मुख्य बिंदु। अपराध क्या है? अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए और कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना। दूसरी शादी अवैध, वॉइड मानी जाती है। ऐसी दूसरी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती। सजा। अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो उसे 7 साल तक की कैदबान और सौन जुर्मानाबाद हो सकता है। यह बीएनएस की धारा 22 एक्स के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करता है, यानी जिससे दूसरी शादी कर रहा है उसे बताता नहीं कि वह पहले से शादीशुदा है, तो उसे 10 साल तक की कैदन और जुर्माना हो सकता है। यह बीएनएस की धारा 22.2 के तहत आता है, क्योंकि इसमें धोखे का तत्व जुड़ जाता है। छूट, कब यह अपराध नहीं होगा? अगर पहली शादी को किसी सक्षम अदालत ने अमान्य, वॉइड घोषित कर दिया हो, जैसे शादी अवैध थी। अगर पहला पति या पत्नी 7 साल से अधिक समय से लापता हो और उसके जीवित होने के बारे में कोई खबर न हो और दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति ने इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को दे दी हो जिससे वह दूसरी शादी कर रहा है। हालांकि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। अगर पति पत्नी का कानूनी तौर पर तलाक हो चुका हो। अगर पहले पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। सारांश।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 द्विविवाह को एक गंभीर अपराध मानती है, जिसका उद्देश्य शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कानूनी पवित्रता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। धारा 23 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। यह धारा बच्चों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। इसे बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझें: 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र मेट का है और वह कोई ऐसा काम करता है जिसे कानून में अपराध माना जाता है, तो उस बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए, एक 6 साल का बच्चा अनजाने में किसी दूसरे बच्चे को धक्का देता है और उसे चोट लग जाती है। कानून की नज़र में यह चोट पहुंचाना एक अपराध हो सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चा 6 साल का है जो 7 साल से कम है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 83 के अनुसार उसे इस कार्य के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा। एक 5 साल का बच्चा किसी की चीज़ उठा लेता है, जिसे चोरी कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 7 साल से कम है, उस बच्चे को चोरी का अपराधी नहीं माना जाएगा। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह धारा बच्चों को, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों को, उनके ऐसे कार्यों के लिए आपराधिक सजा से बचाती है जिनके बारे में उन्हें सही या गलत का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। कानून यह मानता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वह अपने कार्यों के आपराधिक परिणामों को समझ सके। संक्षेप में, धारा 83 यह स्पष्ट करती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कानून की दृष्टि में अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 84 भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं: अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, भड़काता है या किसी भी तरह से उसे आत्महत्या करने में मदद करता है और उस उकसाने या मदद के कारण वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाएगी। इसके मुख्य बिंदु: टेंट, दुष्प्रेरण, अबैटमेंट। इसमें शामिल है किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, सलाह देना, प्रोत्साहित करना या ऐसी स्थिति बनाना जिससे व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। 2. परिणाम कॉन्सिक्वेंस। दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का आत्महत्या कर लेना जरूरी है। यदि व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता, तो यह धारा लागू नहीं होगी। उसके लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग प्रावधान हो सकते हैं, जैसे आत्महत्या के प्रयास का दुष्प्रेरण। 3. सजा पनिशमेंट। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को कारावास, जेल की सजा हो सकती है, जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उदाहरण से समझें। उदाहरण: एक व्यक्ति लगातार अपने दोस्त को यह कहकर परेशान करता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। यदि दोस्त इन बातों से इतना आहत होता है कि वह आत्महत्या कर लेता है, तो परेशान करने वाले व्यक्ति पर धारा 44 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण 2: एक व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए जहर देता है या रस्सी देता है और उसे उपयोग करने के लिए उकसाता है, और वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जहर या रस्सी देने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा। संक्षेप में, धारा 44 उन लोगों को दंडित करती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपनी जान ले लेता है। इसका उद्देश्य ऐसे घृणित कृत्यों को रोकना और उन पर रोक लगाना है जो किसी के जीवन को समाप्त करने का कारण बनते हैं। धारा 25 आत्मरक्षा के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में है, लेकिन विशेष रूप से उन मामलों के बारे में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो पागलपन, नशे या नासमझी जैसी स्थिति के कारण अपराध करने में असमर्थ है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें: अगर कोई व्यक्ति जो अस्वस्थ दिमाग का है, पागल है, बहुत नशे में है, नशे में धुत है, नाबालिग है, कम उम्र का है या किसी गलतफहमी में है और वह आपके ऊपर हमला करता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है,
तो आपको अपनी या किसी और की रक्षा करने का अधिकार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के अनुसार भले ही वह व्यक्ति जो ऊपर बताई गई स्थितियों में है कानूनी तौर पर किसी अपराध के लिए दोषी न हो, फिर भी आपको उस व्यक्ति के खिलाफ आत्मरक्षा का वही अधिकार मिलेगा जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मिलता जो सामान्य स्थिति में होता और जानबूझकर हमला कर रहा होता। उदाहरण के लिए, पागल व्यक्ति। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अचानक आप पर हमला कर देता है। भले ही वह अपने किए के लिए जिम्मेदार न हो, फिर भी आप अपनी आत्मरक्षा में उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी सामान्य व्यक्ति के हमले को रोकने के लिए करते। नशे में धुत व्यक्ति। एक आदमी इतना ज़्यादा नशे में है कि वह होश में नहीं है और वह आप पर हमला कर देता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। छोटा बच्चा। एक बहुत छोटा बच्चा जो अपराध करने की उम्र में नहीं है, अनजाने में आपको गंभीर चोट पहुंचाने वाली कोई हरकत करता है। आप खुद को बचाने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। सारांश में धारा 35 यह कहती है कि आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ उन्हीं हमलों के खिलाफ नहीं है जो होश में किए गए हों। यदि कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी, नशे या कम उम्र जैसी स्थितियों के कारण आपको या किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो भी आपको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, भले ही वह व्यक्ति अपने कार्य के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार न हो। आपको अपनी सुरक्षा में उतना ही बल प्रयोग करने की अनुमति है जितना ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होता जो पूरी तरह होश में होता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 36, जो पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए का हिस्सा थी, क्रूरता को परिभाषित करती है, खासकर विवाह से संबंधित अपराधों के संदर्भ में। धारा 36 भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 36 द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा क्रूरता शब्द का अर्थ बताती है, खासकर धारा 85 जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता से संबंधित है के संदर्भ में। क्रूरता का मतलब है उद्यपासी, ऐसा कोई भी जानबूझकर किया गया व्यवहार जो इतना गंभीर हो कि किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाए या सत्य उसके जीवन, शरीर के किसी अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक दोनों को गंभीर नुकसान या खतरा पहुंचाए, या किसी महिला का उत्पीड़न, प्रताड़ना जो निम्नलिखित कारणों से किया गया हो, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी संपत्ति या कीमती वस्तु की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना, या अगर महिला या उसका कोई रिश्तेदार ऐसी मांग पूरी करने में नाकाम रहता है तो उसके कारण किया गया उत्पीड़न। इसे और सरल भाषा में समझें। धारा 26 यह बताती है कि क्रूरता क्या मानी जाएगी जिसके लिए पति या उसके रिश्तेदार को दंडित किया जा सकता है। इसमें दो मुख्य बातें शामिल हैं। एक, शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना। अगर कोई पति या उसका रिश्तेदार किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव करता है जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या उसके शरीर, दिमाग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचती है या खतरा होता है। उदाहरण, लगातार ताने मारना, खाना न देना, मारना पीटना या ऐसी बातें करना जिससे महिला मानसिक रूप से टूट जाए और आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे। 2. दहेज या संपत्ति की मांग के लिए प्रताड़ित करना। अगर पति या उसके रिश्तेदार महिला पर या उसके घर वालों पर गैरकानूनी तरीके से दहेज, पैसे या किसी और संपत्ति की मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं और इस मांग को पूरा न करने पर उसे परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। उदाहरण, अपने मायके से पैसे लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ जैसी मांगे करना और मांग पूरी न होने पर महिला को ताने देना, उसे भूखा रखना या उसे घर से निकाल देने की धमकी देना। संक्षेप में, धारा 86 भारतीय न्याय संहिता में क्रूरता को परिभाषित करती है। यह क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है या दहेज या किसी अन्य संपत्ति की अवैध मांग से जुड़ी हो सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले ऐसे गलत व्यवहार से बचाना है।
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 47 किसी महिला का विवाह के लिए मजबूर करने आदि के लिए अपहरण या फुसलाना, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एटसेट्रा। यह धारा उस स्थिति पर लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है, उसे बहला फुसला कर ले जाता है या उसे मजबूर करता है और ऐसा करने के पीछे उसका इरादा मकसद होता है कि वेन उस महिला को किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर किया जाए। यानी अगर कोई आदमी किसी लड़की को किडनैप करता है या उसे धोखे से भगा ले जाता है ताकि वह किसी ऐसे आदमी से शादी करे जिससे वह शादी नहीं करना चाहती, तो यह इस धारा के तहत अपराध होगा। 2, उस महिला को अवैध शारीरिक संबंध, अवैध संभोग बनाने के लिए मजबूर या फुसलाया जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे बहला फुसलाकर ले जाता है ताकि वह उसके साथ या किसी और के साथ गैर कानूनी यौन संबंध बनाए, तो यह भी इस धारा के तहत अपराध है। इसमें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना भी शामिल हो सकता है। मुख्य बातें। उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए यह जरूरी है कि अपराधी का इरादा महिला को जबरदस्ती शादी करवाने या अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर करने का हो। अपहरण या फुसलाना, इसमें महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना, अपहरण या उसे धोखे से या बहला फुसलाकर कहीं ले जाना शामिल है। सजा, इस अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल हो सकता है। प्रकृति, यह एक अगैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध है, जिसका मतलब है कि इसमें पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलती बल्कि अदालत से ही जमानत लेनी पड़ती है। यह एक असंज्ञेय कॉग्नाइजेबल अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। इन मामलों की सुनवाई सेशन कोर्टन द्वारा की जाती है। यह अपराध समझौता योग्य नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, यानी पीड़ित और आरोपी आपस में समझौता करके मामला खत्म नहीं कर सकते। सरल शब्दों में, धारा 87 महिलाओं को अपहरण, बहला फुसलाकर ले जाने और फिर उन्हें जबरदस्ती शादी करवाने या अवैध यौन शोषण के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा देती है। इसका मकसद महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। धारा 88 बच्चे या विकृतचित्त व्यक्ति की सहमति से कार्य, एक्ट डन विद कंसेंट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यह धारा उन स्थितियों के बारे में बात करती है जहां किसी बच्चे, नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति से कोई काम किया जाता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, विकृतचित्त व्यक्ति, और वह काम उस बच्चे या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें। पहला भाग, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे इन बच्चे जो 18 साल से कम उम्र का है या यह विकृतचित्त व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और सही गलत समझने की क्षमता नहीं रखता के फायदे के लिए और पूरी ईमानदारी के साथ कोई काम करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ शर्तें हैं। एक, अच्छी भावना से, गुड फेथ, वह काम उस बच्चे या विकृत चित्त व्यक्ति के में से फायदे के लिए और सब पूरी ईमानदारियों से किया गया हो। दो, सहमति से, वह काम उस बच्चे के संरक्षक, गार्जियन या किसी ऐसे व्यक्ति की पदसहमतियों से किया गया हो जिसकी देखभाल में वह बच्चा या विकृत चित्त व्यक्ति है। उदाहरण, एक डॉक्टर एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे का ऑपरेशन करता है जो उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है और ऑपरेशन के लिए बच्चे के माता-पिता जो उसके संरक्षक हैं की सहमति लेता है। भले ही ऑपरेशन में बच्चे को दर्द हो या कोई जोखिम हो, डॉक्टर ने बच्चे के फायदे के लिए और ईमानदारी से काम किया है तो यह अपराध नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो खुद निर्णय नहीं ले सकता को डूबने से बचाने के लिए उसे पानी से बाहर खींचता है और इस प्रक्रिया में उसे मामूली चोट लग जाती है, लेकिन यह उसके जीवन को बचाने के लिए ईमानदारी से किया गया था, तो यह अपराध नहीं होगा बशर्ते उसके केयर टेकर की सहमति हो।
मुख्य बात यह है कि इस धारा का उद्देश्य ऐसे लोगों को कानूनी सुरक्षा देना है जो किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के भले के लिए ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं, भले ही उस कार्य में थोड़ा जोखिम या नुकसान की संभावना हो, बशर्ते उनकी सहमति ली गई हो जो उनकी देखभाल करते हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 88 के समान है और इसका मकसद नेक इरादों से किए गए कार्यों को आपराधिक जवाबदेही से बचाना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 19वीं महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 29 महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति इजाजत के बिना के उसका गर्भपात करवाता है, चाहे महिला की गर्भावस्था किसी भी अवस्था में हो, यानी चाहे गर्भ नया हो या बच्चा पेट में पूरी तरह से बन चुका हो, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा। सजा। इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को निम्नलिखित सजा हो सकती है: आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जीवन भर की जेल, या 10 साल तक का कारावास इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स यानी अधिकतम 10 साल तक की जेल, और जुर्माना फाइन ओवर भी लगाया जाएगा। मुख्य बातें जो आपको समझनी चाहिए: 1. सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। इस धारा का पूरा जोर महिला की सहमति पर है। अगर महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराया जाता है तो यह अपराध है। 2. गर्भावस्था की अवस्था मायने नहीं रखती। यह मायने नहीं रखता कि महिला कितने समय से गर्भवती थी, चाहे गर्भावस्था शुरुआती चरण में हो या बाद के चरण में। सहमति के बिना गर्भपात कराना अपराध ही माना जाएगा। 3. गंभीर अपराध। यह एक बहुत गंभीर अपराध है जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 4. महिला के शरीर पर अधिकार। यह धारा महिला के अपने शरीर पर अधिकार बॉडीली ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करती है। कोई भी व्यक्ति महिला की मर्जी के खिलाफ उसके गर्भ को समाप्त नहीं कर सकता। उदाहरण: मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बिना पूछे या उसकी मर्जी के खिलाफ किसी डॉक्टर से मिलकर उसका गर्भपात करवा देता है। ऐसे में पति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मुकदमा चलेगा क्योंकि उसने महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाया है। धारा 90 गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से होने वाली मृत्यु, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने की कोशिश करता है और उस कोशिश में महिला की मृत्यु हो जाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए: यदि गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से महिला की मृत्यु होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से कोई काम करता है और उस काम के कारण उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण: मान लीजिए एक व्यक्ति किसी गर्भवती महिला को ऐसी दवा देता है जिससे उसका गर्भपात हो जाए और उस दवा के कारण महिला की मौत हो जाती है। भले ही उसका सीधा इरादा महिला को मारने का न रहा हो, लेकिन गर्भपात कराने के कार्य से उसकी मृत्यु हुई है तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी। 2. यदि यह कार्य महिला की सहमति के बिना किया गया हो। अगर ऊपर बताया गया काम गर्भपात कराने का प्रयास जिससे महिला की मृत्यु हो जाए, उस महिला की उस सहमति के बिना किया गया हो, तो अपराधी को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है, जो उपधारा 1 में बताया गया है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन: इस अपराध के लिए यह जरूरी नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके कार्य से महिला की मृत्यु हो सकती है। अगर उसका इरादा केवल गर्भपात कराने का था और उस प्रक्रिया में महिला की मौत हो जाती है तो भी यह अपराध माना जाएगा। संक्षेप में, यह धारा गर्भपात के ऐसे मामलों से संबंधित है जहां महिला की जान चली जाती है। यदि यह जानबूझकर गर्भपात कराने के प्रयास के दौरान होता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है, खासकर तब जब महिला की सहमति न ली गई हो। संक्षेप में,
धारा 29 यह स्पष्ट करती है कि आत्मरक्षा का अधिकार हर मामले में हमलावर की जान लेने तक नहीं फैलता। यदि हमला इतना गंभीर नहीं है कि आपकी जान का खतरा हो, तो आप केवल उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमलावर को मृत्यु के अलावा कोई और नुकसान पहुंचे, और यह भी धारा 37 में बताई गई सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। यह धारा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के अधिकार के बारे में है, खासकर जब बात हमारे शरीर की सुरक्षा की आती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, यह अधिकार कब शुरू होता है? आपके शरीर की निजी रक्षा का अधिकार यानी खुद को बचाने का हक उसी पल शुरू हो जाता है जब किसी अपराध को करने की कोशिश या धमकी से आपके शरीर को खतरे की वाजिब आशंका, एक सही या उचित डर पैदा होती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए हाथ उठाता है या धमकी देता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, भले ही उसने अभी तक मारा ना हो, लेकिन आपको यह महसूस होता है कि अब खतरा है, तो आपकी आत्मरक्षा का अधिकार उसी क्षण शुरू हो जाता है। यह अधिकार कब तक जारी रहता है? यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक आपके शरीर को उस खतरे की आशंका बनी रहती है। उदाहरण, अगर वही व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप अभी भी खतरे में महसूस कर रहे हैं, तो आपका आत्मरक्षा का अधिकार तब तक रहेगा जब तक वह खतरा टल नहीं जाता या आप सुरक्षित महसूस नहीं करते। मुख्य बातें। अपराध का होना जरूरी नहीं। यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में अपराध कर ही दे। अगर उसकी कोशिश या धमकी से आपको खतरे का उचित डर पैदा हो जाता है, तो आपका आत्मरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। आशंका का बने रहना। यह अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक आपको खतरे का डर बना रहता है। जैसे ही खतरा टल जाता है, आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाता है। संक्षेप में, धारा 40 हमें बताती है कि जब हमारे शरीर पर किसी भी तरह के हमले या खतरे की वास्तविक आशंका होती है, तो हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार तुरंत मिल जाता है, और यह अधिकार तब तक रहता है जब तक वह खतरा बना रहता है।